नमस्कार। एचएन न्यूज़ की खास पेशकश खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा और खास मुलाकात में आज हमारे मेहमान पुरोला से विधायक दुर्गेश्वर लाल जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि पिछले 5 वर्षों में लगभग कितना विकास कार्य उनके क्षेत्र में हुआ है और आने वाले वक्त में उनकी क्या योजनाएं हैं। तो आइए स्वागत करते हैं दुर्गेश्वर लाल जी का। विधायक जी, बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। विधायक और जी, हम देखते हैं कि लगभग 2022 के बाद से जब सरकार बनी थी तो आप विधायक बने थे पहली बार। उससे पहले आप 2017 में चुनाव लड़े और इंडिपेंडेंट आप वो चुनाव लड़े थे। तो एक विधायक होने के नाते जो आपने सपना संजोया था अपनी विधानसभा में, क्या उसको पूरा कर पा रहे हैं आप? मैं सबसे पहले तो एचएनएन चैनल के सभी व्यूअर्स को और पूरे प्रदेशवासियों को प्रणाम भी करता हूं और मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं जी। कि जिन्होंने मेरी विधानसभा में जो मैंने पिछले चुनाव में हम्म। अपने क्षेत्र के लोगों के साथ जो वादे किए थे, जो सपना देखा था, जो लोगों ने देखा था और जो मैंने उनके साथ मेरी प्लानिंग थी, वो मोस्ट प्रोबेबली अभी के डेट में 80 to 85% जो है कंप्लीट हो चुकी है। अभी मोर अबाउट अभी अगले जो चुनाव के लिए है वो 1 साल का अंतराल बचा हुआ है, जी। लेकिन उससे पहले 80 to 85% जो वर्क जो है कंप्लीट हो चुके हैं। वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में हो, चाहे हेल्थ के क्षेत्र में हो। जी। बेसिकली जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पे हमने मैक्सिमम वर्क किया है। और देखो, विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, उसके लिए तो वो तो कभी कंप्लीट हो नहीं सकता है। बिल्कुल। ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग की आवश्यकता है, एक कंप्लीट होती तो दूसरी शुरू हो जाती है। लेकिन मैं जिस बात की बात कर रहा था, जो बेसिक नीड थी हमारी, क्योंकि एक मैं कहूँगा कि मेरी मोरी नेटवर्क सांकरी जखोल एक मोटर मार्ग थी, क्योंकि उस क्षेत्र का एक लाइफ लाइन है। आप भी मैं आपका भी वेलकम करता हूँ जी। और आपके माध्यम से आज मैं एक बात भी कहना चाह रहा हूँ कि हम इसी दिसंबर में, आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके आया हूँ, तो इसी दिसंबर में हमने 23 से 24 दिसंबर को हम एक विंटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, जहाँ पे जाके विंटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये है कि जैसे केदार कांटा, हर की धुन, आपका भराड़सर, चांगशेर, सरुताल लेक हो गया, सरुताल सोत्री बुग्याल हो गया, देवक्यारा हो गया, इस तरीके से बहुत एक ऐसे रमणीक प्लेस है वो मेरे क्षेत्र, मेरी विधानसभा में पड़ता है। और साथ साथ उसके साथ साथ ये है कि हमारा एक हॉर्टिकल्चर में सबसे नंबर 1 विधानसभा है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को आज मैंने न्योता दे के आया और डेफिनेटली माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको एक्सेप्ट भी किया है, क्योंकि ये उत्तराखंड एक टूरिज्म का एक हब है। बिल्कुल, आप टूरिज्म की बात कर रहे हैं तो मैं सवाल ये पूछता हूँ कि जब हम पहाड़ों में जाते हैं तो वहाँ हम अक्सर देखते हैं कि रोड्स की कनेक्टिविटी को लेकर कई बार बड़ा एक कन्फ्यूज़न रहता है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं उनको लेकर के बड़े क्वेश्चन समय समय पर उठ रहे हैं। तो खासकर मैं रोड्स को लेकर पूछूंगा। लैंडस्लाइड्स कहीं पर भी हो जाती है, तो आप तो उस ज़िले से आते हैं उत्तरकाशी से, जहाँ हम देखते हैं कि आपदाओं का एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं नाता है। हाँ हाँ, वो जुड़ा हुआ है उससे। तो उसके लिए रोड्स कनेक्टिविटी के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? आपने कितना काम किया है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, आपदा कभी बता के नहीं आती, समस्या कभी बता के नहीं आती है, लेकिन आपदा जो है, आपको अगर कोई आती है तो आपको एक टास्क दे के जाती है, एक काम दे के जाती है। वो डिपेंडेड आप पे है कि आप उसको कितना जल्दी कर देते हो और कितना शिद्दत के साथ करते हो। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी विधानसभा में एक आपदाग्रस्त क्षेत्र है, हाराकोट बंगाल क्षेत्र। 2019 में उस क्षेत्र में एक भीषण आपदा आई थी। वहाँ की जो बैकबोन है, जो आर्थिकी की बैकबोन थी, वो तोड़ के रख दी। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर्स, आपके हॉस्पिटल बह गए, स्कूल्स बह गए, आपके सड़कें ख़त्म हो गई, हमारे जो बागवान थे, काश्तकार थे, उनके बगीचे के बगीचे बह गए। तो लेकिन 2019 से 2022 तक लोगों ने एक हाशिए के उस पे रहे, लोग कभी किसी ने काम नहीं किया। लेकिन आज इवन दो उन लोगों से आज भी लोग जो जब उनकी चेहरा देखते हैं तो उनको वो याद आता है कि 2019 में इन्होंने में उस प्रताड़ित किया, मैं तो कहूँगा कि जो तत्कालीन लोग जो है उस पद पे आसीन थे, लेकिन उन्होंने कभी क्षेत्र के उन लोगों की कभी चिंता नहीं की। यस,
2022 में जैसा मैं चुनाव जीता और चुनाव जीतने के बाद अगर मेरा पहला पत्र था, मतलब आपका जो टारगेट है वो कांग्रेस के जो विधायक हैं वहाँ क्षेत्रीय, क्योंकि 22 से पहले तो वही विधायक थे वहाँ, आप उनको कह रहे हैं? से मैं पर्टिकुलरली कोई उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, विधायक की बात करता हूँ। यस, क्योंकि विधायक की सरकार बात तो नहीं दोनों करता जगह उसकी। स्टेट्स में भी आपकी थी, नेशनल इंडिया में भी आपकी गवर्नमेंट। देखिए ना, एक मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री को भी एक कंस्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ना पड़ता है। तो भाई जो भी आदमी है उसको चुनाव लड़ेगा, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करेगा। अगर कोई किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, अगर वो विधायक का चुनाव लड़ता है तो वो जाके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ेगा। तो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो नेता है उसको काम नहीं करना चाहिए या झूठे वादे करने चाहिए। नहीं, जैसे ये आपके क्षेत्र को लेकर भी तो बात कही जा रही है, लेकिन पहाड़ों में हम देखते हैं कि पलायन को लेकर बहुत बड़ी समस्याएं हैं। जो युवा हैं वो अक्सर बाहरी स्टेट्स में जा रहे हैं वर्किंग के लिए, और जैसा कि आप भी अब बाहर दिल्ली रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में आपने काम किया है, तो उसके लिए आपकी सरकार ने, खासकर आपने अपने क्षेत्र में क्या काम किया मैं है? आपको कहता हूँ, हमारी सरकार जो है आज नंबर 1 सरकार चल रही है आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। आप देखिए, आज 26,500 मतलब 27,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिल चुकी है। ये पहली सरकार है जिस सरकार में 3-4 सालों में आज के डेट में 27,000 नौकरियां मिली है और पारदर्शिता के साथ नौकरियां मिली है। और अगर जिसने गड़बड़ की उनको जाके सलाखों के पीछे डाला गया। और आज भी मैं कहता हूं कि आने वाले समय में जिस तरीके से मेरा कन्वर्जेशन माननीय मुख्यमंत्री जी से और मैं अपने मंत्रीगणों से बात होती है, तो आने वाला जो 1 साल का रोड मैप है उसमें 10 से 12,000 नौकरियां और सरकारी नौकरियां मिलने को है आने वाले नौजवानों को। को लेकर आप दूसरी बात, आपकी बात को मैं पूरा करता हूं। आपने कहा कि प्लाइन की बात है, मैं आपको बताना चाहूँ, मैं रिवर्स प्लाइंग का प्राइम एग्जाम्पल हूँ। मैं खुद आया हूँ अपने घर, और मेरे आप तो देखिए इस उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। सिर्फ मैं पॉलिटिकल हूँ, आप कह के पॉलिटिकल है तो आप इसलिए आए, बिल्कुल। लेकिन बिफोर दैट मैं उसकी बात भी कह रहा हूँ। मेरा क्षेत्र कैसा है, अगर मैं प्रोला विधानसभा की बात कर रहा हूँ, वहाँ रिवर्स प्लाइन है। हमारे यहाँ 0% प्रोला विधानसभा में मेरे यहाँ 0% प्लाइन है, क्योंकि हम हॉर्टिकल्चर और टूरिज्म सेक्टर में जो है सेल्फ डिपेंडेंट तरीके से काम कर रहे हैं, और आज सरकारें भी सपोर्ट कर रही है। इसीलिए मैंने कहा था कि 23 से 24 दिसंबर को हम विंटर फेस्टिवल करना चाह रहे हैं, और हमारे जो सरकार की जो एजेंडा है, सरकार का जो ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को, हमारे टूरिज्म को आगे बढ़ाएंगे, नौजवानों को स्वरोजगार के अवसर पैदा करेंगे। तो कहीं ना कहीं इन्हीं माध्यमों के द्वारा कि जो एक नौजवान व्यक्ति है या जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो जाके अपना सेल्फ क्रिएटेड जो है अपना रोजगार क्रिएट कर सकता है। देखिए, भूस्खलन को लेकर सपोर्ट कर रही है। हाँ, भूस्खलन को लेकर हम कई बार देखते हैं कि सरकारें काम करती हैं। इसके अलावा जैसा अभी मैंने आपको पूछा था कि भाई उत्तरकाशी का और आपदा का तो बड़ा नाता जो हो चुका है, तो क्या आपकी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की हैं, जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि भाई पहले लोग जो है नदियों के किनारे नहीं बसते थे, लेकिन अब ज़्यादा जो डेवलपमेंट हो रहा है वो रिवर्स के साथ साथ हो रहा है और इस वजह से आपदाएं आ रही हैं। तो इसकी जिम्मेदारी भी तो आपकी गवर्नमेंट को लेनी होगी कि इस जगह पर पलायन हो रहा है या जो लोग बस रहे हैं वहाँ, तो उनको रोका जाए टाइम पर। वर्मा जी, आपने क्वेश्चन का आंसर्स भी खुद ही दे दिया है। मैं आपकी बात से, इस बात से सहमत हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम आपने देखा होगा, चाहे थराली आपदा हो, चाहे धराली आपदा हो, चाहे केदारनाथ की आपदा हो, चाहे अन्य जितने भी क्षेत्र में जो आपदाएं आ रही हैं, उसके कहीं ना कहीं कारण है, वो हम एक ह्यूमन बीइंग बनता है। क्या है कि एक समय था जब हमारे पूर्वज थे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उस समय उसी तरीके से उसी आइडियोलॉजी के साथ या उसको अडॉप्ट करके हम चले नहीं। आज ग्लोबलाइजेशन चेंजेज हो रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली सुविधाएं भी बढ़ रही है, लेकिन सुविधाओं के साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां बनती है। एक ह्यूमन बीइंग, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जाके, जैसे अभी आज जो जहाँ भी घटनाएं होती है, आपदाएं आती है, तो कौन सी जगह आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है? जो नदी के किनारे हैं। लोगों ने अब एक नदी को जो है, पहले पूरा जो है 50 मीटर का नाला होता था या 50 मीटर का स्पेस था, लेकिन लोगों ने इंक्रोचमेंट कर दिया है। लोग वहाँ, तो उनको रोकते क्यों नहीं है आपकी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जो हैं? और ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट नहीं रोक रही है। आज बताइए ना, मैं बता रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सबसे बड़ा जो है वो कर रखा है कि भाई जो अतिक्रमण हटाओ, उस अतिक्रमण पे जाके सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट को जो है कर रही है गवर्नमेंट। लेकिन हमारा दायित्व बनता है, देखो गवर्नमेंट तो बेसिकली हु इज ए गवर्नमेंट, वी आर द गवर्नमेंट, एंड
वी एग्जीक्यूट द प्लान। ठीक है, अगर हम लोग है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया, किसी अधिकारी भी तो इंसान ही है, तो उसने अगर कोई कानून बनाया उसको एग्जीक्यूट करना हमारा है। अब हम उसको जो है विरोध करेंगे, कल के दिन कोई आपको वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है, कोई आता है तो उसके बाद आप जो है पीठ के पीछे कोई काम करे, तो इन चीज़ों के लिए हमें एक जिम्मेदारी लेनी है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, जो क्योंकि हमारा पूरा प्रदेश के लोग सुनेंगे इस बात को, कि आने वाला समय हमारी जिम्मेदारी इस उत्तराखंड को बचाने, इसको संवारने की, कि हम लोग साथ साथ देखिए सुविधाएं चाहिए, लेकिन सुविधाओं के साथ साथ हमने एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जाके जिस तरीके से घटनाएं होती रहती है, ठीक है, आपदाएं आती रहती है, मैं कई जगह सड़कें बननी जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि जाके एक गांव में जो है 10 जगह से जो है सड़क, हर कोई कहे कि मेरे घर के भी सड़क पहुँचे, मेरे घर के भी सड़क पहुँचे। जैसे हमारे दादा परदादा जो लोग थे वो क्यों सुरक्षित थे, वो हमसे ज़्यादा बुद्धिदीप थे, उन्होंने एक प्लान के साथ उन्होंने अपने आप को सेटअप किया था। लेकिन आज जो है एक दूसरे की देखा देखी जो है लोग जो है कोशिश कर रहे हैं। यस, मुझे ये इस बात को समझ में आता है कि लोगों के पास पैसा हो गया, उस समय बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन पैसे के साथ साथ अगर हम इस उत्तराखंड को बचाना है, इसकी पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी इस पहाड़ के ही काम आए, तो उसके लिए हमने रिस्पॉन्सिबल होकर काम हम करना देखते हैं चाहिए। कि उत्तराखंड के जो, अगर हम जितना पहाड़ी इलाकों में जाएंगे तो गांव तो छोटे छोटे हैं, आबादी भी छोटी है, लेकिन वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं इतने प्रमुख तौर पर नहीं है। अगर हॉस्पिटल भी हैं तो फिर वहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है, तो उस चीज़ को बहुत फेस कर रहे हैं उत्तराखंड के लोग। तो आपकी गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या कदम उठाए हैं? मैं कहता हूँ मेरी गवर्नमेंट ने आज के डेट में, मैं आपको बताना चाहूँ, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अगेन ऑनरेबल सीएम साहब का, कि आज इतने अभी रिसेंटली में हमें डॉक्टरों की जो नियुक्तियाँ हुई है, लेकिन क्या है कि मैंने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अब समस्या ये है, पहाड़ का एक डॉक्टर होता है, पहाड़ का एक लड़का जो डॉक्टर या लड़की डॉक्टर बनती है, तो उसकी पहली प्रायोरिटी क्या होती है, मेरे को देहरादून मिले या हल्द्वानी मिले या रुद्रपुर आपका जो है ऐसी जगह मिले, पोस्टिंग मिले। अब इस जिम्मेदारी को हमें करना चाहिए। मैंने सो मेनी टाइम इट हैपन मेरे साथ, ये मैं कुछ लोगों को, मुझे मेरी बात बुरी लगती है, हो सकता है आने वाले लोगों को भी लगे कि कोई सुनेगा, लेकिन मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हम पहाड़ के होने के नाते, आज पहाड़ के होने के नाते अगर एक पहाड़ का एक व्यक्ति अगर पढ़ लिख करके, अगर वो MBBS करता है, MD करता है, अच्छा पढ़ लिख करके अच्छा सर्जन बनता है, या एक जो है गायनोलॉजिस्ट कोई डॉक्टर बनते, तो उसको तो सबसे पहले खुद इच्छा अनुसार कहना चाहिए कि मेरी पहली सेवाएं जो है पहाड़ में दी जाए, पहाड़ में होनी चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि भाई जो MBBS डॉक्टर है या जो पढ़ लिख कर बच्चे बाहर जाते हैं, तो उनको अपनी सेवाएं पहले पहाड़ में देनी चाहिए। हाँ, ये एक बात और कहूँगा, मैं एक बात कहना चाहूँगा, होता क्या है, हम पोडियम स्पीच देते हैं, वी आर ए वेरी परफेक्ट टू गिव द पोडियम स्पीच, है ना, एक मंच पे आके स्पीच देने के लिए तैयार है कि पहाड़ से प्लाइन हो रहा, पहाड़ से प्लाइन हो रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग जिम्मेदार व्यक्ति है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे टीचर हो, चाहे इंजीनियर हो, है ना, उस व्यक्ति को सबसे पहले ये होनी चाहिए कि यार मैं अगर पहाड़ से निकला हूँ, मेरे जो फैमिली रिलेशंस है, मेरे जो सराउंडिंग एरिया है, मैं किस गांव से आया हूँ, अगर ये जिम्मेदारी एक आदमी लेना चाहे, मैं देखा हूँ आज अगर मैं एक चिपको आंदोलन की बात करता हूँ, अगर वो मेरी जो आदर्श वो महिला अगर ये वो नहीं प्रण नहीं लेती कि मुझे पेड़ों को बचाना है, तो क्या चिपको आंदोलन वो एक तरीके से मूवमेंट चल पाता? तो लोगों ने इसको सहयोग किया। इसी तरीके से मैं सभी से यही अनुरोध करता हूँ कि भाई अगर हम इस उत्तराखंड को बनाना, तो हमें अपनी भागीदारी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, तो विधायक जी एक ब्रेक का वक्त हो गया है, और ब्रेक के बाद विधायक जी से पूछेंगे कुछ और अहम सवाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधायक दुर्गेश्वर लाल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और उत्तराखंड के डेवलपमेंट पर, अपनी विधानसभा के विकास पर वो लगातार अपनी बात रख रहे हैं। विधायक जी, मैं अब सवाल ये पूछना चाहता हूं कि हम देख रहे हैं कि कहीं वकील धरने पर बैठे हैं, कहीं नर्सेस धरने पर बैठे हैं, उपनल कर्मी धरने पर हैं। आपने तो ब्रेक पर जाने से पहले इतनी बखान जो है अपनी गवर्नमेंट की है, तो अब ये फिर लोग धरने पर क्यों बैठे हैं? ऐसे मैं तो उन तमाम लोगों से एक अनुरोध करता हूँ
चाहे वकील लोग हैं, चाहे आपके नर्सिंग स्टाफ्स हैं, जिनकी भी बात कही आपने, हम उनका सम्मान करते हैं क्योंकि वो उत्तराखंड के निवासी हैं, उत्तराखंड इस प्रदेश के लोग रहने वाले हैं। डेफिनेटली हमारा जो मुख्यमंत्री है वो सबकी बात सुनने वाला है। किसी भी काम को करने के लिए अगर आप ज़बरदस्ती प्रेशर करोगे तो प्रेशर से अब एक ब्लडर में जो है जितना हवा डालोगे तो डेफिनेटली वो ब्लडर फट जाएगा। जो नियम संगत चीज़ें आती है उसको डेफिनेटली आज मैं ऑनरेबल सीएम साहब से मिला था तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट उत्तराखंड के जो कॉन्ट्रैक्ट थे उनकी बड़ी मांग थी कि कोई उसको लेकर के जो रूल्स बनाएंगे। मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड को तभी संवारा जा सकता है कि जब स्थानीय लोगों को यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत फ़ोन उठाया और संबंधित अधिकारी को फ़ोन लगाया, सेक्रेटरी को फ़ोन लगाया कि आप इसको इस क्लॉज को डालिए और मैं पर्सनली इसको कर रहा हूँ। माननीय विधायक लोग भी मेरे साथ थे। उन्होंने कहा कि इनको जो उनकी निदान करिए समस्या को। दूसरी बात, अभी एक आपने कहा कि सभी लोग जो है धरने पे बैठे हुए क्योंकि अब 1 साल बाद चुनाव भी है तो आप समझ सकते हैं, तो आप उसको पॉलिटिकल एंगल से देख रहे हैं। हर कोई आदमी इस चीज़ को भी देखता है कि भाई चुनाव है तो हम कुछ ना कुछ जाके प्रेशराइज करके या कुछ करें। लेकिन मैं कहता हूँ चुनाव चाहे कल हो, चाहे परसों हो, चाहे 2 साल के बाद हो, मैं इस बात पे विश्वास रखता हूँ कि लोगों का सॉल्यूशन होना चाहिए। और चाहे वकील्स लोग हैं, चाहे आपके आशा वर्कर्स हैं, चाहे आपके जो है नर्सिंग स्टाफ है, वी आर रेडी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। और उस चीज़ के लिए, क्योंकि देखो एक दिन में नहीं जाके साइन कर लो और जाके सोल्यूशन हो गया। वी शुड मेक द पॉलिसी। तो विधायक जी देखिए, हम देखते हैं कि उत्तराखंड में जो क्लाइमेट चेंज है, हम देख रहे हैं कि दिल्ली की अपेक्षा यहाँ पर अक्सर क्लाइमेट कम रहता था, लेकिन अब यहाँ के क्लाइमेट में भी जो है वो इजाफा हो रहा है। तो एक तो ये बड़ी समस्या हो रही है, एक बाहर से जो लोग आकर यहाँ बस रहे हैं उसके लिए आपकी गवर्नमेंट ने भले ही एक ज़मीन को सीमित कर दिया हो कि इससे ज़्यादा बाहर के लोग नहीं ले सकते यहाँ पर ज़मीन, लेकिन देख रहे हैं कि जब ये हाईवे बन रहा है दिल्ली देहरादून, तो देहरादून में जब एंट्री हो रही है तो जाम इतना ज़्यादा रहता है। हाईवेज़ तो गवर्नमेंट ने बना दिया, मोदी गवर्नमेंट ने, लेकिन अंदर की जिम्मेदारी तो आपकी गवर्नमेंट को लेनी होगी। देहरादून तो जस का तस ही है, रेड लाइटों पर जाम, सड़कों पर जाम। मैं कह रहा हूँ आपको, देखो एक ये देहरादून की जो सिटी है, अकॉर्डिंग टू भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार देख लीजिए तो ये जो है एक ना पूरे उसका जो है भारत का केंद्र बिंदु है। यहाँ FRI यहाँ पे, IIM यहाँ पे, ऑर्डिनेंस यहाँ पे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे, बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थान यहाँ पे, दून स्कूल जैसे लोग यहाँ पे, यूनिवर्सिटीज हैं। पीपल आर कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड एंड दिस इज द बेसिकली द एजुकेशन हब आल्सो। इट्स नॉट ओनली टू टूरिस्ट प्लेस, है ना, ये एक एजुकेशन का हब भी है। तो लोग बाहर से आ रहे हैं तो भाई ज़ाहिर सी बात है डेफिनेटली चीज़ें बढ़ेगी। अब उसके लिए हमारा जो मास्टर प्लान है, हमारी जो सरकार है वो पूरी तरह से काम कर रही है। कई फ्लाईओवर बन रहे हैं, कई जगह अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके साथ जो है केंद्र सरकार के साथ भी कई बार बैठक कर चुके हैं। इन फ्यूचर वी आर मेकिंग द प्लान फॉर द मेट्रो। नहीं, आपको लगता है कि देहरादून में कुछ बड़े काम, कोई बड़े फ्लाईओवर गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली बनाए हैं? ऑब्वियसली बहुत सारे फ्लाईओवर्स बने और जो आंतरिक, मैंने कहा ट्रैफिक ना, सिस्टम एक बहुत बड़ी चैलेंज है आपकी गवर्नमेंट के लिए। यहाँ का जो मास्टर प्लान है वो ऑलरेडी वर्किंग है। कई जगह स्मार्ट सिटी के नाम स्मार्ट सिटी डेवलप की जा रही है और उसके लिए सरकार काम कर रही है। हमारी चाहे नगर निगम की सरकार हो, चाहे आपके स्टेट की सरकार हो, सभी लोग काम कर रहे हैं। और देखिए अननेसेसरी लोग बाहर से आ रहे हैं, इसीलिए तो आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली में जो हमारी सरकार ने एक कानून बनाया, वो कानून जो पास किया, एक सशक्त वो कानून बनाया, ठीक है, कि जो लोग आते थे, अब हर कोई आदमी देहरादून आना चाहता है, पीसफुल बड़ी बड़ी जमीनें खरीदी, लोगों ने जो जमीनें खरीदी, लोगों ने, ये पूर्ववर्ती सरकारों की कमियां हैं, उन लोगों ने जो है बांटे अपनी जो है तो क्या नया, लेकिन आज धामी सरकार ने एक भू कानून, सशक्त भू कानून लाया कि जो है कोई भी व्यक्ति, अगर बाहरी व्यक्ति आएगा तो जमीन नहीं खरीद सकता है। वो जाके अपनी मन मर्जी से अपने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं क्रिएट कर सकता। यस,
आपने कहा कि जाम की बात है, डेफिनेटली जब कोई चीज़ें बड़ा काम करना चाहते हैं तो समस्याएं तो आती है, लेकिन आने वाले समय में आपको तो मैं आप ये आई कैन लेट मतलब द बैट, चैनल पर ये गारंटी दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में जाम फ्री होगा देहरादून? डेफिनेटली होगा। यहाँ पे हम बड़ी बड़ी फ्लाईओवर्स की प्लानिंग कर रहे हैं, अंडरग्राउंड पार्किंग की प्लानिंग्स कर रहे हैं, और इनके देखो हमारे जो सरकार है वो विजनरी सरकार है। हमने किसी के साथ झूठ बोलने की कोई वो नहीं है। जो आज तक जो लोगों ने झूठ बोल करके और लोगों को गुमराह करने का काम किया, आज जो धामी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। आप देखिए इतने बड़े बड़े आप बताइए, मेरी सरकार ने आज इतने इतने बड़े बड़े डिसीजन लिए, चाहे आपका भू कानून बनाने की बात हो, चाहे यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, पूरे देश में पहला स्टेट है। आपका सशक्त नकल विरोधी कानून बनाया, लाख बाहर के जो है अन्य प्रदेश है वो हमें लेकिन कॉपी आप कर रहे हैं। एसआईआर कर रहे हैं बिना, अभी 12 राज्यों में घोषणा हुई है, लेकिन आपकी सरकार ने शुरू कर दिया है यहाँ पर। वो तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि देखिए इतनी जल्दबाजी में है यहाँ चुनाव से पहले पुष्कर सिंह धामी। हम बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं, जो रूटीन वर्क है अपना हम उसको कर रहे हैं। अच्छा, आप और विधायक जी, डेफिनेटली होना चाहिए। यहाँ के जो भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार यहाँ जो डेमोक्रेसी जिस तरीके से चेंजेज हो रही है, बाहर के लोग अननेसेसरी यहाँ पे आएंगे तो डेफिनेटली ये ऐसा बहुत नहीं बड़ा होना एक सवाल चाहिए। आप कह रहे हैं कि भाई अवैध घुसपैठिए ना आए, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से, जब से आपकी गवर्नमेंट आई है, खासकर 2022 के बाद, कि मुसलमानों के यहाँ बसने पर बड़े सवाल उठाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं जहाँ पर हिंदू संगठन के लोग मुस्लिमों से पूछते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, उनको बाहर निकालने की यहाँ पर एक तरीके से कोशिशें की जा रही हैं। उस पर आपका क्या कहना है? मुझे एक बात बताइए, ये जो कालनेमी है क्या ये सही है? लोग नाम बदल करके, भेष बदल करके, अपना चेहरा छुपा करके, आइडेंटिटी छुपा के जाके धामों में जाते हैं, क्या ये सही है? मेरी विधानसभा में कई सारी घटनाएं हुई है। आपके पहले सोनू मोनू के नाम से जाके एक ही परिवार की दो बेटियों के साथ एक ही व्यक्ति ने, एक का सोनू एक का नाम मोनू, दोनों अलग आईडी बनाई और दोनों को जाके जो है उनको बुला करके ये उनको लव जिहाद जो आप यूपी में चलता है वो उत्तराखंड में भी चल रहा है। ऑब्वियसली चल रहा है। मुस्लिम थे। सो मेनी थिंग्स। जब बाद में उनकी चेकिंग हुई तो उनका मुस्लिम थे। क्यों? हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हम तो भाईचारा वाला व्यवहार कर रहे हैं। आइए ना, स्वागत करते हैं कि किसी मुसलमान को या किसी को हमने कोई वो किया हो, परेशान किया हो, हम उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, हमारे सब लोग हैं। लेकिन जो सिर्फ ओनली किसी मकसद से यहाँ पे आ रहे हैं, है ना, नाम छुपा करके, आइडेंटिटी छुपा करके, तो उनको तो बर्दाश्त नहीं किया। तो क्या मुसलमानों की बढ़ती आबादी बीजेपी के लिए चिंता का विषय है? नहीं, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में बढ़ रही है मुस्लिमों की आबादी। आप एक बात कीजिए, आप कह रहे हो बीजेपी के लिए चिंता के विषय, मैं कहता हूँ मुसलमान बहुत सारे लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। आप बिहार में बताइए, सबसे ज्यादा जो वोटर है वो मुसलमान जो बहनें हैं। भाई आज हमारे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पहला प्रधानमंत्री मिला जिसने 3 तलाक को खत्म किया। तो आप स्वागत करते हैं मुसलमानों का उत्तराखंड में? हम तो स्वागत करते हैं, आइए ना, काम करिए, लेकिन लीगल तरीके से आइए। आप अगर आइडेंटिटी छुपा के रहोगे, आप जाके गलत तरीके से रहोगे, तो हम उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। लव जिहाद होगा, लैंड जिहाद होगा, तो फिर सरकार कार्रवाई करेगी। आप देखिए, अभी लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, थूक जिहाद हो, है ना, कितने सारे जिहाद हैं। इन तमाम चीज़ों पे धामी सरकार ने कार्रवाई करी है, और आने वाले समय में अगर कोई गलत करेगा उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम लोग एक स्पष्टता के साथ काम कर रहे हैं। हम एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, और अगर कोई ये गलत भ्रम में बैठा हुआ कि कोई किसी को बचाने वाला है, तो उसको ऊपर वाले भी बचाने वाला है। अच्छा, 5G नेटवर्क को लेकर बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं पहाड़ी इलाकों में, खासकर जैसे कि मैंने 4 धाम यात्रा की बात की, तो उसमें नेटवर्किंग को लेकर इश्यूज ना हो। जैसे हम सहारनपुर से जब देहरादून आते हैं तो बीच में 6-7 किलोमीटर तक तो नेटवर्क ही नहीं होते, और ये समस्या कोई आज की नहीं है। तो फिर अगर हम पहाड़ी इलाकों में जाएंगे तो वहाँ तो और ज़्यादा ये चीज़ें हैं, तो इसके लिए कोई काम नहीं हुआ? नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्योंकि आज जो है एक न्यू जनरेशन आ गई है, और ख़ास करके जो है एक कम्युनिकेशन फील्ड में जो है आज एक नई क्रांति आई है। खास करके आपने देखा होगा कि मोदी जी की सरकार 2014 के बाद अगर जो क्रांति या जो बेनिफिट आज मोदी जी के नेतृत्व में आज देश और प्रदेशों में मिल रहा है, मैं कह रहा हूँ कि हमारी सरकार ने अभी अन्य नेटवर्क एजेंसियां तो वर्क कर ही रही है, और जो BSNL के टावर्स हैं वो प्रत्येक जगह जो है उनको जो है लगाए गए हैं, लेकिन उसमें अभी तक कई जगह संचालित हो गए, कई जगह नहीं हुए। उसकी एक ही कारण है, क्योंकि वो कनेक्टिविटी
वो सैटेलाइट की एक पॉलिसी, सैटेलाइट के द्वारा जो है उसको संचालित होते हैं। तो उसमें क्या जो हाई एल्टीट्यूड वाले हैं उस जगह से उनको जो है फ्रीक्वेंसी दी जाती है। तो मुझे आने वाले समय में उसको भी निजात किया जाएगा। देखिए आप अगर 20 साल पुराने उत्तराखंड की बात करें तो आज का जो उत्तराखंड है वो सस्ता संवरता है। चलिए सर, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ और बहुत शॉर्ट में, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है। आपका मुख्य एजेंडा क्या होगा? 2027 का विधानसभा का चुनाव आ रहा है, शॉर्ट में मैं चाहता हूँ कि आप इसका जवाब दें। ऐसे मैं आपको कहूँ, मेरी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है, एक सीमांतवर्ती विधानसभा है। उस विधानसभा का अपने आप में एक अलग पहचान है। मेरा एजेंडा है कि लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए, क्योंकि उसके लिए हम जो हर तरीके अपना रहे हैं। चाहे आपके टूरिज़्म सेक्टर की बात करो, चाहे लोकल आपका जो है हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में, बागवानी क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हम कुछ ना कुछ जो है रोजगार की अवसर पैदा करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, उससे अलावा क्षेत्र की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, देखो हमारा आज तक जो उत्तराखंड था, मेरे मामा श्री रहे जो आपके उत्तर प्रदेश में पर्वतीय विकास मंत्री भी रहे, आदरणीय स्वर्गीय बर्फियालाल जोंटा जी। उसके बाद जो काम हुआ, जब तक उन्होंने जो है इस अपनी प्रोला विधानसभा या इसको संभाला था, तब तक काम हुए थे। लेकिन उसके बाद एक ग्रहण सा लग गया था। तो लेकिन वो जो ग्रहण है वो प्रोला के विधानसभा के सामान्य जनमानस ने खत्म किया और 2022 से लेकर के आज डिग्री कॉलेज भी बन रहा, उपजिला अस्पताल भी बने, 3 डिग्री कॉलेज बने, आपकी बड़ी बड़ी सड़कें बनी हैं, आपके वहाँ पे जो इंटर कॉलेजेस हैं उसकी लोगों के बच्चों के लिए बिल्डिंगें बन रही। तो सो मेनी थिंग इज देयर। विकास को लेकर आपका मॉडल है। डेफिनेटली मेरा मॉडल है कि अपने इस विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाया जाए। लेकिन अंत में मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, कुछ दलालों की दुकानें बंद हुई है और वो इसलिए छटपटा रहे हैं। और एक कहावत भी आपने सुनी होगी कि जब शासक सही काम कर रहा होता है तो गिदड़ बाहर जो है बहुत मंडराने शुरू कर लेते हैं, भौंकना शुरू कर लेते हैं। तो ऐसे गिदड़ों की एक फौज है जो आजकल सड़क में फड़फड़ा रहे हैं और उनकी जो दलाली की दुकानें बंद हुई हैं। दैट्स वाज द रीजन कि वो विपक्ष पर लास्ट में आपने बहुत तीखा हमला किया। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद जी। तो ये थे बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल जी, जिन्होंने बड़ी सहजता से, सरलता से तमाम सवालों के जवाब दिए। खास मुलाकात में आज बस इतना ही, फिर होगी किसी और नई शख्सियत से मुलाकात। नमस्कार।